तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है एडवांस जावा का एक कॉन्सेप्ट जो कि जावा सर्वलेट्स है। ओके, तो अगर हम एडवांस जावा में जो वेब सर्विसेज जो हम एक्टिविटी करते हैं या डेवलप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमारा सर्वलेट से ही कनेक्ट होता है। ओके, तो देखते हैं कि ये सर्वलेट क्या है। तो बेसिकली जावा सर्वलेट आर server-side components that run on a web server and process incoming requests from clients, typically web browser। तो जावा का जो ये सर्वलेट्स हैं, ये होते हैं सर्वर साइड कंपोनेंट जो कि वेब ब्राउज़र पर रन होते हैं और जो उनको एक रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, उनको प्रोसेस कराते हैं। अच्छा, आगे दे आर पार्ट ऑफ अ जावा एंटरप्राइज एडिशन, ओके, प्लेटफॉर्म एंड provide a way to build dynamic web application using Java programming language। ये तो डायनेमिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और यूज कर जावा लैंग्वेज को यूज करके डायनेमिक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसका ये आता है हमारा इंटरप्राइज एडिशन के अंदर। जावा सर्विस हमारा इंटरप्राइज एडिशन के अंदर आता है और इसका यूज करते हैं हम डायनेमिक के वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, सर्वलेट आर सिमिलर टू कॉमन गेटवे इंटरफेस। Common gateway interface script but provide better performance and scalability। तो ये सर्वलेट होते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस के सिमिलर ही होते हैं, बट उनसे बेटर परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, दे फॉलो अ लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रक्शन फेज। डिस्ट्रक्शन मीन डिस्ट्रॉय। तो जब इसके आर्किटेक्चर जब देखेंगे इसका लाइफ साइकिल, उसको एक ग्राफ के फॉर्म में, मतलब एक डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। ओके, बस आगे मूव करते हैं। दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग द सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल के साथ। ओके, सो दे कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट context object to customize the behavior and access application wide resource। Okay. Overall, Java servlets provide a powerful mechanism for building dynamic web application using the Java programming language। तो ये कुल मिलाकर इसका ये कंसेप्ट है कि जावा सर्वलेट एक पावरफुल मैकेनिज्म होता है किसके लिए, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, और बात करें फीचर्स की, तो जावा सर्वलेट के जो हमारे फीचर्स होते हैं, ये सर्वर साइड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। ठीक है, सर्वर कैन बी यूज इन कंजक्शन विद सर्वर जावा सर्वर पेज जेएसपी के साथ। ओके, प्रोवाइड अ रोबस्ट एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म। इससे कुछ खास फीचर्स हैं, उसके बाद देखते हैं कि जावा जो सर्वलेट कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है। तो यहाँ पे जो हम कवर करेंगे, लाइफ साइकिल, सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड कॉन्टेक्स्ट रीडिंग, सर्वलेट पैरामीटर जो कि वेब से हम करते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सेशन मैनेजमेंट, कुकीज हैंडलिंग, HTTP रिक्वेस्ट, एरर हैंडलिंग, डिबगिंग, फिल्टर, लिसनर्स, जेएसपी एंड सर्वलेट इंटीग्रेशन। उसका कुछ एग्जांपल्स भी रहेंगे। अच्छा, जेएसपी के एडवांटेज क्या है, ठीक है। सो इसका एडवांटेज आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ओके, जावा सर्वलेट आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड कैन बी डिप्लॉयड ऑन एनी वेब सर्वर दैट सपोर्ट द जावा सर्वलेट एपीआई। ओके, सेकंड पॉइंट है सर्वलेट्स आर highly configurable and can be customized to meet the need of different web application। highly configurable होता है, कस्टमाइज होता है। Okay, they provide a wide range of features for handling HTTP requests and response, including session tracking, cookies management and request forwarding। तो ये जो दो तीन कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इसको इनहेंस करता है HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करने में। और सर्वलेट्स कैन बी easily integrated with each with other Java technology such as JDBC and JNDI to access database and other resources। जेडीबीसी में इसका हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जिस जब हम इसको यूज करते हैं जेएसपी का, इसमें जेडीबीसी का यूज करके हम
डेटाबेस से एक्टिविटी करा सकते हैं और इजीली मतलब डायनेमिक के वेब एप्लीकेशन अच्छे से बनाता है ये। उसके बाद से डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो और भी चीज़ें यहाँ पे उसके फीचर्स फंक्शनलिटी इनहेंस कर देता है। अगर बात करें डिसएडवांटेज की तो सबसे पहले आती है कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है हमारा रिक्वायर वेब सर्वर। ओके, ये इसमें कोई एक वेब सर्वर चाहिए रहता है रन करने के लिए। उसका लेस एफिशिएंट अदर देन मतलब अदर सर्वर साइड। लेकिन ये इन डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी इसका पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी इन सारी एडवांटेज की वजह से, इनके कुछ ये की फीचर्स की वजह से। ओके, तो आगे मूव करते हैं, हमारा है सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो सर्वलेट लाइफ साइकिल में मतलब मेजरली 3 पॉइंट आते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन, सर्विसेज, डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय। सो एक एंड में पॉइंट ऐड होता है गार्बेज कलेक्शन, जो कि एंड में जब डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद से ऐड होता है। ओके, सो ये हमारा डायग्राम है। जो एक वेब सर्वर होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वलेट कंटेनर से, ठीक है। इसमें मल्टीपल थ्रेड, अगर जितने रिक्वेस्ट करेंगे उतने थ्रेड बनते हैं। उसके बाद से एक सर्वलेट कंटेनर होता है वो रिक्वेस्ट करता है, उसका रिक्वेस्ट इनिशियलाइज होता है, सर्विस होता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक जो भी हमें थ्रेड रिक्वेस्ट जब जनरेट होता है सर्विसेज के बाद उसको वन बाय वन करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, तो प्रॉपर यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन स्टेज द सर्वलेट container load the servlet class and calls its init method। तो इनिशियलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, सर्वलेट जो कंटेनर है वो, ये जो हमारा सर्वलेट कंटेनर है ये लोड करता है सर्वलेट क्लास को और कॉल करता है इनिट मेथड को। ओके, इनिशियल स्टेज में ये जो सर्वलेट कंटेनर है सर्वलेट क्लास को लोड करता है और कॉल करता है इनिट को। सेकंड में है द सर्विसेज मेथड कॉल फॉर ईच इनकमिंग रिक्वेस्ट, जैसे थ्रेड ऑन थ्रेड हो थ्रेड भी services method call for each incoming request and the servlet generate response। और उसके corresponding क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एंड फाइनली क्या होता है कि द डिस्ट्रॉय मेथड कॉल्ड टू रिलीज एनी रिसोर्सेज हेल्ड बाय दिस सर्वलेट। सर्वलेट के द्वारा जो भी मतलब सर्विसेज की गई होती हैं उनको एंड में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, सो एक ये एक एग्जाम्पल है सर्वलेट का, जिससे हम देख सकते हैं कि कब इन्हें सलाह होता है, कब हमारा काम हो रहा है, ठीक है। मतलब सर्विस मिल रहा है हमें, उसके बाद से हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो एक सर्वलेट का पेज बना हुआ है, मतलब एक क्लास फाइल बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम एक इनिट मेथड को इन्वोक किया गया है, ठीक है, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सर्वलेट इनिशियलाइजेशन। जब ये हमारा इनिट इनिशियलाइज होगा तो ये इनिट मेथड क्या होगा, जब इनिशियलाइज होता है तो हमारा सर्वलेट कंटेनर जो होता है वो क्लास को लोड करता है और इनिट मेथड को कॉल करता है। तो जैसे इनिट मेथड कॉल होगा उसके बाद से हमें ये प्रिंट हो जाएगा सर्वलेट इनिशियलाइज। ओके, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जब हमें सर्विस मिलने लगेगा अलग अलग थ्रेड को अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए, तो एक रिक्वेस्ट जैसे जाएगा, जैसे डू गेट, तो इसमें पैरामीटर एच टी पी सर्वर रिक्वेस्ट, एक्टिव सर्वर रिस्पॉन्स, और एक्सेप्शन के लिए हम सर्वर एक्सेप्शन और इंटर एक्सेप्शन, ठीक है। जब रिस्पॉन्स करेगा तो उसको कंटेंट टाइप सेट कर देंगे। उसके बाद से ये जो हमारा इसका प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाकर इसी से हम क्या करेंगे, जो भी हम रिस्पॉन्स कराना चाहेंगे कि उसको हम रिस्पॉन्स करा देंगे, ठीक है। जैसे हमें सर्विस मिलेगा तो क्या होगा, ये सारा चीज़ें रिस्पॉन्स में आएगा। ओके, उसके बाद से जब सर्विस जब एंड हो जाएंगे तो उसके बाद से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डिस्ट्रॉय होने वक्त हमें एक मैसेज मिलेगा ये वाला, सर्वलेट डिस्ट्रॉय। तो ये हमारा जो सर्वलेट का जो लाइफ साइकिल है उसको विजुलाइज करने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है। सो इसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि इन द अबव एग्जांपल द init मेथड कॉल व्हेन द सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड, the doGet method is called for each incoming request to the servlet, and the destroy method is called when the servlet is destroyed। तो तीनों को मतलब स्पेशलाइज किया गया init मेथड। ओके, जब सर्वलेट इनिशियलाइज हुआ, doGet मेथड हर एक इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए, और डिस्ट्रॉय मेथड जो सर्वलेट डिस्ट्रॉय होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा दो मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा एक सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट।
So servlet config provide a mechanism for initializing servlet. सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है. इट कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन डिफाइंड इन द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर सच एज इनिशियलाइजेशन पैरामीटर. सो जो डॉट वेब डॉट एक्सएमएल फाइल होता है उसमें कुछ चीज़ें पैरामीटर डिफाइन होती है, उसको हम सर्वलेट पेज में हम उसको लेते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं और यूज करने के बाद से हम जब रन करते हैं तो उन उसका डेटा को हम डिस्प्ले कराते हैं. ओके. So it contains the configuration information defined in the deployed descriptor such as installation parameter. अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की. तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सर्वलेट्स रनिंग इन द सेम एप्लीकेशन. ये मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के मैकेनिज्म को प्रोवाइड कराता है जो कि सेम एप्लीकेशन जो रन करते हैं उसी में क्या इंफॉर्मेशन को क्या करता है शेयर करने के काम आता है. ठीक है. इट यूज टू रिट्रीव द कंटेक्स्ट पैरामीटर दैट आर डिफाइंड इन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. और वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो होता है हमारा वेब एक्सएमएल में हम डिफाइन किए होते हैं उस चीज़ के डेटा को वहाँ पे शेयर करता है, जो भी करता है डिफाइन शेयर करता है और उसको डिफाइन किया जाता है पहले, उसके बाद से वो इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है उन सेम सर्वलेट के एप्लीकेशन के साथ. ओके. तो एक एग्जांपल है ये इसका सबसे इसका जो पेरेंट यहाँ पे टैग लगेगा वेब ऐप का, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट पैराम है ये सब एलिमेंट होता है वेब ऐप का. ओके. और ये जो हमारा पैराम नेम है, ठीक है, ये सब एलिमेंट है कॉन्टेक्स्ट पैराम का. ओके. उसके बाद एक सर्वलेट है हमारा जो कि ये भी सब एलिमेंट है किसका वेब ऐप का, जो कि इसका मतलब पेरेंट टैग होता है हमारा वेब ऐप. ओके. और ये हमारा इसका सब एलिमेंट है, ये उसका सब एलिमेंट है और इसका सब एलिमेंट है. ठीक है. उसके बाद से ये सर्वलेट का सब एलिमेंट हमारा हो जाएगा सर्वलेट नेम सर्वलेट क्लास. ओके. उसके बाद से इसका सब एलिमेंट इनिट पैरम, उसके अंदर हमारा वैल्यू एक नेम आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा. ओके. जब एक्सेस करेंगे तो इन्हीं सारे चीज़ों को हम जैसे हम एक इन्हीं जस्ट कीवर्ड से हम एक्सेस करेंगे, जो पैरम का वैल्यू है नेम है इन्हीं सारी चीज़ों से एक्सेस करते हैं, उसका डेटा हम गेट करते हैं. ओके. मैसेज जो अगर एक्सेस करेंगे तो हमें प्रिंट आएगा वैल्यू. मैपिंग में क्या करते हैं कि एक जब रन होगा तो वो मैप करेगा पैटर्न, तो हम जो भी यहाँ पे देंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होगा हमारा सर्वलेट के पेज पे. ओके. So in a web example, we have defined two parameters, one in the context param and and other in the init param for the hello world servlet. दो अलग अलग है यहाँ पे, context param है और दूसरा है init param. ओके. दोनों में चीज़ें डिफाइन की गई है, इसको एक्सेस करते हैं हम अपने सर्वलेट वाले पेज में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया वी कैन रिट्रीव द पैरामीटर्स यूजिंग सर्वलेट कॉन्फिग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एज ऑन बिलो. तो एक इनर मेथड जब कॉल होगा उसका सर्वलेट कॉन्फिग और एक एक्सेप्शन है उसके बाद से इसको इन्वोक कर देते हैं. सुपर डॉट इनिट करेंगे तो वो वहीं पे इन्वोक हो जाएगा. उसके बाद से क्या होगा, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम एक पैरामीटर जो यहाँ पे देते हैं मैसेज. ओके. तो ये जो मैसेज हम मतलब इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, जो भी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद सीधे हम प्रिंट कर लेंगे एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग के साथ इस मैसेज को. तो इस मैसेज का जो हमारा नेम था इससे कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू था, हेलो वर्ल्ड. तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, मैसेज हेलो वर्ल्ड. ओके. उसी तरह कॉन्टेक्ट अगर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होगा. उसके बाद से एक हम क्या करते हैं वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का. ओके. अब पैरामीटर जो हमारा ये दिया गया है भाई, इसे कोरस्पॉन्ड जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उसको हम सिंपली प्रिंट करा लेंगे. ओके. So in of the example, we retrieve the message parameter using servlet config and the admin email parameter using servlet context. तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल है हमारा सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है. दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके, ये फर्दर भी काम आते हैं. और यहाँ पे तो हमने देखा है कि वेब एप्लीकेशन क्या कैसे हम की के साथ डेटा वैल्यू को हम रिट्रीव कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं.
ओके, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग सॉलिड पैरामीटर। जो सॉलिड के जो पैरामीटर है उसको, उसमें कौन से पैरामीटर क्या चीज़ होते हैं उनको रीड करने के लिए एक हमारे पास मेथड होता है, गेट सॉलिड कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, जो कि अभी जस्ट पहले हमने यूज किया था। गेट सॉलिड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, कॉन्फिग एंड इनिट पैरामीटर, गेट इनिट पैरामीटर यहाँ पे है। ओके, तो क्या होता है, द सॉलिड कॉन्फिग इंटरफेस प्रोवाइड अ मेथड called get init parameter. It is used to read the initialization parameter defined in the deployment descriptor. जो हमारा डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट होता है, डॉट एक्सएमएल फाइल होता है, उसमें डिफाइन किया गया रहता है। उसके नेम से हम उसे एक्सेस कर पाते हैं और उसके वैल्यू को हम नेम से उसे एक्सेस करेंगे, उसके वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं, हम यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव डिफाइंड एन इनिशियलाइजेशन पैरामीटर विद द नेम dburl in the deployment descriptor, we can read it using following code। जैसे कि एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। अब गेट सर्वलेट कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, और पैरामीटर में जो नेम अगर जो दिया होगा हमारा, तो नेम में सपोज कि हम ये दिए हैं, ठीक है। अब इससे corresponding एक हमारा डेटाबेस की यूआरएल दिया हुआ है, तो उस डेटाबेस की यूआरएल यहाँ पे एक स्टोर हो जाएगा, उसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये तीन कॉन्सेप्ट अब आगे पढ़ेंगे। ये सर्वलेट का बहुत ही अहम चीज़ है जिसको हर एक सर्वलेट में हम यूज करते हैं। जो पैरामीटर पास करते हैं उसके बाद से उसके अंदर रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के लिए इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो एच टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एच टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एच टी पी सर्वलेट क्या है। एच टी पी सर्वलेट इज एन ऑब्जेक्ट क्लास दैट प्रोवाइड मेथड्स टू हैंडल एच टी पी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एच टी पी सर्वलेट एक ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि मेथड देता है किस चीज़ के लिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए मेथड्स देता है। कौन, एचटीटीपी सर्वलेट। ओके, इट एक्सटेंड्स द जेनरिक सर्वलेट क्लास एंड प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी टू हैंडल एचटीटीपी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। जब ये मतलब एक्सटेंड करता है जेनरिक सर्वलेट क्लास को, तो कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी भी देता है एचटीटीपी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। अब सेकेंड बात यह है इसकी एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट की। So, a retrieves or request interface provide a method to retrieve information about the request, such as the request method, URL, header and parameter। ये ऐसे मेथड देता है जिससे हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में, जैसे कि यूआरएल, हेडर और पैरामीटर क्या क्या है। उन चीज़ों को हम एक्सेस करने के लिए हम जो मेथड प्रोवाइड कराता है वो एचटीटीपी सॉलिड रिक्वेस्ट होता है। एचटीटीपी सॉलिड रिस्पॉन्स क्या होता है, ये interface provide methods to generate an HTTP response, such as setting the status code, contact type, and sending data back to the client। अब जैसे रिक्वेस्ट हुआ कि अब उसको कुछ डेटा का रिस्पॉन्स करना हो, तो वो उसके लिए हमें ये वाला हमारा इंटरफेस काम आता है, जो कि इससे कुछ ऐसे मेथड्स देता है जो कि हम एचटीटीपी रिस्पॉन्स को हम अवेलेबल बना पाते हैं और उसको मतलब पॉसिबल कर पाते हैं, जिससे हम रिटर्न करते हैं कंटेंट टाइप को, या फिर अगर प्रिंट करना हो, प्रिंट राइटर की ये हेल्प से कोई डेटा हम रिटर्न कराना हो, तो उसके लिए हम इसी का यूज करते हैं। इससे हम एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद से उस हम डेटा को सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं। Okay, so let's take an example to understand how to use HTTP servlet, HTTP servlet request, and HTTP servlet response. Suppose we have a servlet that handle a post request and return the data received from the client. And for that, we have taken an example like this, and this example is contained with the data servlet.java. Okay, सो इसमें क्या है कि हम एक पोस्ट मेथड लिए हैं जिसमें हम तीन पैरामीटर, सॉरी दो पैरामीटर, सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक्सेप्शन के साथ। अब जैसे ही अगर रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट आता है तो जो हम पैरामीटर जो हम डॉट वेब एक्सएमएल में हम डिफाइन किए होंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्ड जो भी वैल्यू आता रहेगा उसको स्टोर करा लेंगे इसमें। उसके बाद से उसको सेट कराएंगे हम सेट कॉन्टेक्ट टाइप के हेल्प से, ठीक है। सेट कराने के बाद से जो हमारा रिस्पॉन्स वाला जो हमारा ये पैरामीटर होता है, ठीक है, इससे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट के उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इससे हम रिक्वेस्ट कर लिए हम किस पैरामीटर से कहाँ से डेटा आ रहा है। ओके, और
उसमें जो भी चीज़ हम मतलब सेंड करनी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या किए, रिस्पॉन्स वाले जो पैरामीटर था इसमें, उससे हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए प्रिंटर राइटर का, और प्रिंट एलन से उसको हम सेंड भी कर दिए। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारा एच टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एच टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स था उसको दिखाने के लिए। So in above example, the do post method of the HTTP servlet is called when the servlet receive a post request. ठीक है, जब HTTP सर्वलेट जब पोस्ट रिसीव करेगा तो वो हमारा पोस्ट मेथड ऑफ सर्वलेट कॉल होगा, सर्वलेट का पोस्ट मेथड कॉल होगा। उसके बाद से रिट्रीव द डेटा पैरामीटर फ्रॉम द रिक्वेस्ट यूजिंग द गेट पैरामीटर। जो भी डेटा आ रहा होगा वो एक की वैल्यू से हो, जैसे इस की में जो की पैरामीटर हम सेट किए होंगे उसको हम एक्सेस करेंगे तो उससे करस्पॉन्ड जो वैल्यू आता होगा उसको हम रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है, when when the generate and we then generate an HTTP response using the HTTP servlet response interface by setting the content type and sending the data back to the client using the parameter object। तो रिस्पॉन्स के हेल्प से हम क्या करें, गेट पैरामीटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको जो भी डेटा हम भेजना था जो आ रहा था उसको हम प्रिंट एलन से वहाँ पे डिस्प्ले करा दिए, सेंड कर दिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि समझते हैं इसको एच टी पी सेशन और कुकीज़ क्या होता है। सेशन और कुकीज़ जैसे नॉर्मली देख सकते हैं कि सेशन से एक सेशन बनेगा, कुकीज़ से क्या होता है कि हम टेम्पलेट डेटा का स्टोर कराते हैं। ओके, तो फर्दर इसको हम इस मोड तो एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एचटीटीपी सेशन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग स्टेट बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम क्लाइंट। अगर एक क्लाइंट आता है अलग अलग रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट करता है तो उनके स्टेट को मतलब मैनेज करने के लिए हम सेशन एचटीटीपी सेशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जो चीज़ को मैनेज करता है, स्टेट को मैनेज करता है, हैंडल करता है। ओके, it is used to store data that need to be accessed across multiple requests। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है जब एक ही यूजर मल्टीपल रिक्वेस्ट मतलब अराइज करता है। ठीक है, और कुकीज़ क्या होते हैं, कुकीज़ प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर डेटा ऑन क्लाइंट साइड सच एज द यूजर प्रेफरेंस और लॉग इन्फॉर्मेशन। अब कुकीज़ में क्या होता है कि अगर कोई यूजर लॉगिन कर रहा है, ठीक है, अगर वो ट्रूली लॉगिन हो गया तो क्या करेंगे, उसके डेटा कुछ मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको सेव कर लें कि विद इन द टाइम अगर कोई वो यूज़र फिर से आता है तो उसको दोबारा लॉगिन ना करना पड़े, वो जो पहले हम सेव किया था उसी से वो लॉगिन हो जाए। तो ये जब कोड में करेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एचटीटीपी सेशन एंड कुकीज़। Suppose we have a login page and requires the user to enter their username and password. We can use HTTP session to store the user's information, login information, and cookies to remember the user's preference. Okay, so here's how we can implement it. So go for this code, and we will initially we have a class login servlet and extend HTTP servlet। ओके, एक डू पोस्ट मेथड है जो कि पास कर रहा है हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। ओके, अब यहाँ पे दो वेरिएबल जो पैरामीटर जो डेटा डालेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर को चेक करेंगे और यूजर ट्रू है कि फॉल्स है। अगर यूजर ट्रू है, इफ़ यूजर वैलिड यूजर, मतलब अगर ट्रू है तो इफ़ में जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो क्या होगा, एक सेशन क्रिएट करेंगे। एचटीटीपी सेशन से हम एक सेशन क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको सेट कर देंगे जो भी यूजर नेम होगा उससे। ठीक है, ये की है, इसका वैल्यू जो भी आएगा उससे हम सेट कर देंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, एक कुकीज़ बनाएंगे। उस कुकीज़ में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम उसको दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मेट है, जैसे कि इस फॉर्मेट में क्या होता है कि 30 दिन के लिए वहाँ पे उसको एलिजिबल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सेट कर सेशन सेट करने के बाद से एक कुकीज़ में उस डेटा को सेव कर देते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पीरियड के लिए। और रिस्पॉन्स में ऐड मतलब उसको ऐड कर देते हैं, कुकीज़ जो होता है हमारा। यहाँ पे कुकीज़ का एक ऑब्जेक्ट बना, उसको एक टाइम मिल गया, उसको हम रिस्पॉन्स में ऐड करते हैं कुकीज़ को। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद से होम पेज पे हम रिडायरेक्ट करते हैं, उसको लॉगिन करा देते हैं। ठीक है, और लॉग आउट करने के बाद विद इन टाइम वो आता है तो उसको हम बिना मतलब उसको चेक किए, अगर वैलिड है यूजर बस तो उसको हम बिना आईडी और पासवर्ड को मांगे उसको हम फर्दर उसको मूव करा देंगे होम पेज पे। ओके,
अगर यूजर ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा? यूजर ट्रू नहीं होता है कि इनवैलिड पेज पर हम क्या करेंगे, उसको मूव करा देंगे। ठीक है, जैसे कि इनवैलिड मैसेज प्रिंट करा देंगे उसको सिंपली। रिस्पॉन्स के फॉर्म में गेट राइटर से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रिंट राइटर को लेकर, और उसके बाद फिर से हम एक टेक्स्ट मतलब वेब पेज से इनवैलिड पेज उसको मतलब एक तरह से इनवैलिड मैसेज को प्रिंट करा देंगे। इससे वो मालूम चलेगा कि वो एक यूजर ऑथेंटिक यूजर नहीं है, वैलिड यूजर नहीं है। ठीक है। So in above example, we retrieve the user name and password from the request and check if they are valid. If they are valid, then we create a new HTTP session object and store the user name in it using the set attribute method. तो जब यूजर मतलब जब हम रिट्रीव करते हैं आईडी और पासवर्ड से, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वैलिड है यूजर, उसके बाद से अगर एक सेशन क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसको हम स्टोर करा लेते हैं उसके नाम को सेट एट्रीब्यूट के यूज करके। ओके, वी ऑल्सो क्रिएट अ न्यू कुकीज object to remember that user preference and set its expiration time using the set max। ओके, तो क्या करते हैं, जब वो सेशन क्रिएट होता है तो एक कुकीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यूजर के जो प्रेफरेंस जो उसका चॉइस था, उसका जो डेटा था, उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम एक्सपायरेशन टाइम के लिए हम यूज करके सेट कर लेते हैं। ठीक है, सेट मेथड से सेट मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम उतना टाइम के लिए वो सेव हो जाता है, विद इन अ टाइम वो रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा। फाइनली वी रिडायरेक्ट द यूजर टू होम पेज यूजिंग द सेंड रीडायरेक्ट। इस मेथड से हम क्या करेंगे, सेशन क्रिएट करने के बाद और कुकीज सेट करने के बाद से उसको हम होम पेज पे मूव कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है। इफ़ यूजर एंड पासवर्ड आर इनवैलिड, तो उसके बाद से क्या करेंगे कि एरर मैसेज सिंपली प्रिंट करा देंगे, किसके हिसाब से, प्रिंट एट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसको यूज करके। ओके, तो ये रहा हमारा सेशन, एचटीटीपी सेशन और कुकीज। तो अगला हमारा पॉइंट है सर्वलेट लिसनर एंड सर्वलेट फिल्टर, ये दोनों क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सर्वलेट लिसनर एंड सर्वलेट फिल्टर आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसेस ऑन सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कुछ एडिशनल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। सर्वलेट लिसनर्स आर यूज्ड टू मॉनिटर सर्वलेट इवेंट सच एज व्हेन अ सर्वलेट इज क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और मॉडिफाइड। जब कोई सर्वलेट क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय या मॉडिफाइड होता है, तब उसको मतलब उसको मॉनिटर करने के लिए, सर्वलेट को बेसिकली मॉनिटर करने के लिए सर्वलेट लिसनर को यूज करते हैं। ओके, अब बात करें सर्वलेट फिल्टर क्या होते हैं। सर्वलेट फिल्टर्स आर used to intercept requests and response before they are processed by the servlet, allowing you to perform additional process such as authentication and login। मतलब सर्वलेट एक अगला स्टेप परफॉर्म करे उससे पहले कुछ चीज़ चेक करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए एक तरह से फिल्टर करते हैं कि ये मतलब जैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, लॉगिन करके किसी चीज़ को आगे फर्दर मूव करते हैं, सर्वलेट जो अगले पेज मूव करते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ों को हम रिक्वायर इंटरसेप्ट करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट हम ये जो सर्वलेट फिल्टर है उससे हम लेंगे, और उसके हिसाब से फिल्टर करने के बाद से हम फर्दर नेक्स्ट एक्टिविटी मूव कराएंगे। ओके, so let's take an example to understand how to use servlet listeners and filters. Suppose we have a servlet that handles requests to a secure area of our website. Okay, and we want to ensure that only authenticated users are allowed to access. So इसके लिए क्या होगा कि जब जैसे कोई एक यूजर आगे बढ़ना चाहेगा, तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि ये अलाउ है या फिर मतलब अवेलेबल यूजर है कि नहीं। ओके, so we can use a servlet filter to perform authentication before the request proceed by the servlet, and here is how we can implement it. So here is an example that implements the filter and this listener. So सबसे पहले क्या है, डू गेट मेथड है जिसमें पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है। उसके बाद क्या, अगर रिस्पॉन्स में क्या सेट कंटेंट टाइप के है, उसके बाद से एक मैसेज प्रिंट कराया है। ठीक है, रिस्पॉन्स को लेकर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट से एक टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, वेलकम टू द सिक्योर एरिया। ओके, जब डू गेट मेथड जब कॉल होगा तो उसके बाद से हम ये मैसेज मिलेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर में क्या है, इस क्लास में क्या होगा कि इनिट मेथड कॉल होगा और उसके बाद से फिल्टर कॉन्फ़िग, उसके बाद से इसमें हम इंस्टॉलेशन कोड होगा। ओके,
जिससे ऑथेंटिकेशन फिल्टर किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिल्टर को इम्प्लीमेंट करके एक ऑथेंटिकेशन का फिल्टर करेगा। ओके, इसमें एक मेथड है जिसका नाम है डू फिल्टर। डू फिल्टर क्या करता है कि एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट और एक फिल्टर चैन लेता है, उसके बाद से एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद से हम रिक्वेस्ट को हम चेक करते हैं। देखिए, इफ़ द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, अगर यूजर है तो ऑथेंटिकेटेड है तो क्या होगा, उसको रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन पेज पर, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, ठीक है, उसके बाद से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये जो जो फिल्टर वाला है और लिसनर है, ये दोनों बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम यूज करते हैं। इसको हम इंटरसेप्ट मतलब एनालाइज करने के लिए, जैसे कि लिसनर क्या करता है, सर्वलेट की एक्टिविटी को एनालाइज करता है कि कब वो क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। और फिल्टर क्या कर रहा है कि जब कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि लॉगिन कर रहे हैं, आगे पेज पे जा रहे हैं, उससे पहले चेक करता है कि जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, मतलब इसके बाद मतलब इसको डेटा उतर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टर का काम करता है, जो ऑथेंटिकेटेड आता है उसको आगे मूव कराता है, अदरवाइज वहाँ पे फिल्टर करता है उसको। Okay. So in above example, we have a secure servlet that handles requests to the secure area of the website. We also have a Kubernetes filter that intercepts requests before they are proceeded by the servlet. The do filter method of the filter checks if the user is authenticated by checking the if user is stored in HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम पहले देखे थे HTTP सेशन जो और कुकी जो क्रिएट किए थे, ठीक है। अगर उसमें डेटा में जैसे हम जो सेव किए उसमें अगर मतलब सेव है, मतलब ऑथेंटिकेटेड है, उनका डेटा एग्जिस्ट करता है, तो ही हम आगे मूव करेंगे, अदरवाइज क्या करेगा, फिल्टर हो जाएंगे, ठीक। इफ द यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, द फिल्टर रीडायरेक्ट्स द यूजर टू लॉगिन पेज यूजिंग सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ द एचटीटीपी सॉलिड रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉगिन पेज के मतलब उसको लॉगिन करने का फिर से बोलेगा, उसको लॉगिन पेज मूव कर दिया जाएगा। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो फिल्टर क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा रिक्वेस्ट को और चैन डॉट फिल्टर के यूज करके उसको आगे के स्टेप पे मूव करा देगा। ओके, हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है सेशन ट्रैकिंग। सेशन ट्रैकिंग क्या है देखते हैं। सेशन ट्रैकिंग इन जावा सर्वलेट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग स्टेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ यूजर अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। बेसिकली क्या है कि ये जो यूजर के इन्फॉर्मेशन मतलब स्टेट होता है उसको मैनेज करता है, ठीक है। एक यूजर आता है और उस वो अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट करता है तो उसमें मल्टीपल थ्रेड्स बनेंगे और उसको मल्टीपल जो बने थ्रेड्स रिक्वेस्ट बने उनको सबको सॉल्व करना पड़ता है, उनके स्टेट को क्या अगर मैनेज कर रखता है सेशन ट्रैकिंग। ओके, दिस अलाउज यू टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर स्पेसिफिक डेटा सच एज प्रीफरेंसेस और शॉपिंग कार्ड। जैसे कि हम कोई यूजर आता है मल्टीपल टाइम मतलब चेक करते रहता है यहाँ पे वहाँ पे, तो कोई यूजर कितना टाइम किस पेज पे आ रहा है या फिर किसी आइटम को चेक कर रहा है, उन सारे को हम ट्रैक करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग। ओके, विदाउट रिक्वायरिंग द यूजर टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन विद एवरी रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक करता रहता है, ठीक है। हेयर इज एग्जांपल हाउ इम्प्लीमेंट सेशन ट्रैकिंग इन जावा सर्वलेट। ओके, तो ये एक्सटेंड करेंगे एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद से दो पैरामीटर रिक्वेस्ट रिस्पांस और यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है। ओके, तो सेट रिस्पांस का सेट कंटेंट कर देंगे, उसके बाद से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिस्पांस को यूज करके, और इसी का यूज करेंगे हम फर्दर वहाँ पे इंफॉर्मेशन को आउट करने के लिए। ओके, तो उसके बाद से क्या करते हैं, एक सेशन बना लेते हैं, ठीक है। सेशन बनता है, उसके बाद से एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसको जब ये जो वेरिएबल बनेगा यही बेसिकली काउंट करेगा कि कोई अगर पेज पे आ रहा है कितना बार है, किसी आइटम को चेक करे कितना बार, कितना बार इस पे सारा चीज़ को ये काउंट इंक्रीज करता रहेगा। अगर द करंट काउंट फ्रॉम द सेशन, एक सेशन क्रिएट होगा उससे करंट काउंट वहाँ पे जीरो होगा, जीरो से और बढ़ता जाएगा जितने बार वो रिक्वेस्ट करता है। ओके, सो इंटीजर काउंट ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सेशन के साथ, और उसके एट्रीब्यूट सेट करते हैं। पहले गेट करते हैं जो भी हमारा स्ट्रक्चर में होगा, उससे उसमें जो हम वैल्यू दिए रहेंगे उससे हम गेट कर लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, काउंट में आ जाएगा, उसके बाद से उसका वैल्यू इनिशियली जीरो से शुरू होगा। इफ काउंट इक्वल नल तो उसको हम सेट करेंगे जीरो, उसके बाद से क्या होगा, काउंट प्लस प्लस
सेशन सेट एट्रीब्यूट काउंट को काउंट जो नया वैल्यू आएगा वो जो अभी जो हम वैल्यू से स्ट्रक्चर से क्या किया था, गेट वैल्यू किया था ना, उसी का वैल्यू जो सेट कर देगा नया। ओके, सेट एट्रीब्यूट जो काउंट यहाँ पे आ रहा है वो इसका सेट कर दे, जो काउंट का जो नया वैल्यू आएगा उसका सेट कर देगा। ओके, और प्रिंट क्या कराएगा, कुछ यहाँ पे फॉर्मेट है वेब पेज का। बेसिकली यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो नया जो काउंट जो पेज का, सपोज के पेज पे मल्टीपल टाइम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, तो जितना बार वो रिक्वेस्ट वो काउंट होते जाएगा और उसको यहाँ पे पेज पे, जैसे यहाँ पैराग्राफ फॉर्मेट में यू हैव विजिटेड दिस पेज, यहाँ पे उस वेरिएबल को जितना बार वो रिक्वेस्ट करेगा उतना बार ये वैल्यू चेंज होता रहेगा और वहाँ पेज को अपडेट होता रहेगा और डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली क्या है कि सेशन ट्रैकिंग एक तरह से मतलब स्टेट को मेंटेन करता है और ट्रैक करता रहता है कि कोई यूजर कितना बार उसको वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, ये सारा बेसिक से कॉन्सेप्ट था जिसमें हम जावा सर्वलेट के बारे में देखें। ओके, तो इन दिस कोड जो हमने अभी अभी देखा था जावा सर्वलेट ट्रैकिंग वाला, we create a servlet named session tracking servlet that override the do get method to implement session tracking. Okay, so हम इससे पहले जितने सर्वलेट का प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने डू गेट मेथड था, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कोड किया गया था, उसमें जो गेट पैरामीटर से वैल्यू लिया गया था उसको सेट किया गया था। ठीक है, ये उसको जो डू गेट मेथड है उसको ओवरराइड करता है। ओके, inside the do get method we first get the current session object using the request session get session. We then retrieve the current count from the session using the session dot get attribute method. If the count variable is not set in the session, then we set to 0. तो यहाँ पर अगर नल होता है तो क्या करते हैं, 0 सेट कर देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, इंक्रीमेंट द काउंट एंड स्टोर द बैक द सेशन। ओके, so next increment the count variable and store it back in the session using the session set attribute method. फाइनली हम जनरेट करते हैं कैशुअल पेज को, इस पे करंट जो अपडेटेड जो होता है काउंट का वैल्यू वो वहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। व्हेन यूजर एक्सेस दिस सर्वलेट इन द वेब ब्राउजर a new session object is created if one doesn't already exist. Okay, the servlet can retrieve the current count from the session, increment it and store it back in the session. The current count is displayed to the user in the HTML page. The simple example of session tracking in Java Servlet in practice, you can use session tracking to store much more complex data structure such as shopping cart, users profiles और authentication tokens. इस तरह की चीज़ों को हम क्या करेंगे, हर एक में एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। उसके बाद से क्या हर एक मतलब जो जितना बार सब पेज रिफ्रेश करता है तो पेज को काउंट करते जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो एक तरह से स्टेट को मेंटेन करके रखता है और उसको ट्रैक करके रखता है। तो ये काफ़ी यूज आ सकता है इसमें शॉपिंग कार्ट को मतलब ट्रैक करने में, यूजर प्रोफाइल को, ऑथेंटिकेशन टोकन को जनरेट करने में और उसको रेफरेंस देने के लिए। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे जावा सर्वर से रिलेटेड और उनके साथ साथ इनका प्रैक्टिकल कोड भी था। ठीक है, तो जावा सर्वर कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब ख़त्म करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस पर डीप में जाएंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसको कवर करती हैं जावा सर्वलेट को। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ओके।